अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट में एटम्स और एविडेंस ऑफ एटम की बात करेंगे। चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर एफएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री बुक में पहला चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसमें पहला टॉपिक आर्टिकल एटम्स और एविडेंस ऑफ एटम्स, इसको डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले जो एटम की टर्म है, ये कब फर्स्ट टाइम यूज़ की गई? एटम, नो लॉन्ग टाइम अगो इट वाज थॉट दैट मैटर इज मेड अप ऑफ सिंपल इंडिविजिबल पार्टिकल्स। वी नो इन केमिस्ट्री वी स्टडी मैटर materials, and every matter that is made up of simple indivisible particles, invisible particle, indivisible particles, and these particles they were called atoms. And first of all, the term atom that was used by Greek philosophers, and Greek philosophers thought, they gave idea that materials, matter, any solid, liquid or gas that could be divided into smaller and smaller particles to reach a basic unit which could not be further subdivided, mean not to be cut. So Greek philosophers का ये आइडिया था कि कोई भी मटेरियल अगर हम उसको डिवाइड करते जाएं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो एक ऐसे अल्टीमेट यूनिट तक पहुंचेंगे जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकेगा। और इसको डेमोक्रिटस ने सबसे पहले इसका आइडिया दिया, जो एक फेमस ग्रीक फिलोसोफर हैं यूनान के। डेमोक्रिटस ने इन पार्टिकल्स को एटम्स कहा, और ये टर्म डिराइव थी वर्ड एटोमॉस से। एटोमॉस मीन्स इंडिविजिबल, अनकटेबल, नाकाबिल तकसीम, या जिसको काटा ना जा सके फर्दर। और ये बात है 460 to 370 BC। ये ईसवी कैलेंडर में, जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर में दो टर्म यूज़ होती हैं, एब्रिविएशंस, AD और BC। AD एक लैटिन वर्ड है, एनो डोमिनी, और BC बिफोर क्रिस्ट। इनकरेक्टली AD को आफ्टर डेथ भी लिखा जाता है इनकरेक्टली, लेकिन एक्चुअल वर्ड एनो डोमिनी है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। इस टर्म को ईसवी कैलेंडर में साल काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और एनो डोमिनी का मीनिंग है द ईयर ऑफ द लॉर्ड। लेकिन ये जो ग्रीक फिलोसफर्स के आइडियाज़ थे, ये एक्सपेरिमेंटल बेस पे नहीं थे, ये थ्योरेटिकल बेस पे थे। इसमें अगर हम डेमोक्रिटस के इस आइडिया को डिस्कस करें, ये जो आइडियाज़ थे, so Democritus thought that atoms are tiny, uncuttable। एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा जो अनकटेबल होगा, और ये स्मॉलेस्ट पीस होगा मैटर का जो एटोमॉस से डिराइव्ड होगा, जिसका मीनिंग होगा नॉट टू बी कट, इंडिविजिबल। इसमें सॉलिड पार्टिकल्स पर्टिकुलरली दे विल बी सराउंडेड बाय एम्प्टी स्पेसेस, वॉइड्स, एंड कॉन्स्टेंटली मूविंग एट रैंडम। ये अगर सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स हैं जो फर्दर डिवाइड नहीं होते, तो इनके बिटवीन ये वॉइड्स हैं। और डेमोक्रिटस ने ये जो आइडिया दिया 460 to 370 BC, उन्होंने इसमें वेरियस बेसिक एलिमेंट, फंडामेंटल यूनिट जिससे मैटर बना होता है, फर्स्ट एटम्स को, कंसेप्ट्स को प्रेजेंट किया। और उन्होंने ये रिप्रेजेंट किया कि एवरीथिंग, एवरी मटेरियल इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल एटम्स मूविंग इन अ वॉइड, इन एम्प्टी स्पेस। सम एटम्स दे आर राउंड, पॉइंटी, ऑयली, सम दे हैव हुक्स, स्पाइकी, स्पाइक्स, और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये राउंड शेप एटम्स कंसीडर करें जो स्मूथ और राउंड शेप हैं, तो ये लिक्विड में पॉसिबल है, इसीलिए लिक्विड्स
फ्लो करते हैं, और ऑयली स्लिपरी भी हो सकते हैं ये। और जो स्पाइकी होते हैं, ये स्पाइक्ड एटम्स, ये फायर के अंदर होंगे, दे विल बी हर्टिंग, डैमेजिंग। और एटम विद hooked atom, they will actually bond with other atoms. And pointy atoms, they will be present in acids, actually they cause burns. And rough and hard atoms, they will be in solids. So in liquids like water, there will be smooth atoms, but in solid like iron, there will be hooked atom, many hooked, and they will join strongly, and that will give hard material. Now 17th century के आखिर पे क्वांटिटेटिव स्टडी किए गए कंपाउंड्स की, जिसमें कंपाउंड की कंपोजिशन और प्योर सब्सटेंसेस की कंपोजिशन को जब स्टडी किया गया, तो उससे ये डिस्क्लोज हुआ, क्लियर हुआ दैट फ्यू एलिमेंट्स वर द कंपोनेंट ऑफ मैनी डिफरेंट सब्सटेंसेस, कि बहुत से डिफरेंट सब्सटेंसेस को बनाने में कुछ एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। और ये भी इन्वेस्टिगेट हुआ इसमें, इसी पीरियड में, इसी टाइम पे, हाउ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स, एलिमेंट कैसे कंबाइंड होकर कंपाउंड बनाते हैं, एंड हाउ कंपाउंड्स कुड बी ब्रोकन डाउन इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, कंपाउंड को कैसे तोड़ के डिकम्पोज करके उनसे दोबारा एलिमेंट बनाए जाते हैं। ये आइडिया आज अगर हम स्टडी करें तो जैसे सोडियम और क्लोरीन एलिमेंट को जब केमिकली कंबाइन करेंगे तो इससे सोडियम क्लोराइड बनेगा। जैसे सोडियम मेटल Na, ये अगर ये सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल, और क्लोराइन गैस जो एक ग्रीनिश येलो गैस है, और दोनों पॉइजनस हैं, सोडियम एक्सप्लोसिव है और ये हाईली पॉइजनस गैस है। जब दोनों को कंबाइन करेंगे, केमिकली रिएक्ट करेंगे, तो इससे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो NaCl है, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें एलिमेंट्स कंबाइन होके कंपाउंड बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड, ये सॉल्ट, नमक, और इसी साल्ट को, कंपाउंड को रिवर्स में सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलिटिकली डिकम्पोज करेंगे उनके कंस्टिट्यूएंट्स एटम सोडियम और क्लोरीन में। NaCl मोल्टन स्टेट में, ये NaCl अगर इसको मेल्ट किया जाए 800 डिग्री से अबव, कैल्शियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, इसको जब मोल्टन फॉर्म में इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, तो इस इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में करंट पास करके इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो डाउन सेल होता है उसमें हमें कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स मिलते हैं, सोडियम और क्लोरीन। तो सोडियम क्लोराइड दोबारा डिकम्पोज हो जाता है अपने एलिमेंट्स में। तो ये आइडिया आज यूज़ किया जाता है दुनिया में कि कैसे एलिमेंट कंबाइन होकर कंपाउंड्स में कन्वर्ट होते हैं और कैसे कंपाउंड को डिकम्पोज करके उनसे एलिमेंट बनाए जाते हैं। तो ये आइडिया लेट 17th सेंचुरी में डिस्कस किया जा चुका था इसके बारे में। ना ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है मोल्टन सोडियम क्लोराइड की, इसको डाउन सेल्स में 9th क्लास केमिस्ट्री में आप स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट एटम्स के बारे में जो एटॉमिक थ्योरी थी, वो एक इंग्लिश स्कूल टीचर्स थे, जॉन डाल्टन, 1808, फर्स्ट डेकेड ऑफ द 19th सेंचुरी में इन्होंने रिकॉग्नाइज किया सबसे पहले कि जॉन डाल्टन, इन्होंने 2 लॉज को रिकॉग्नाइज किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सो जॉन डाल्टन के आइडियाज की बेस पे इन 2 लॉज को हम एग्जिस्टेंस ऑफ एटम की बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जॉन डाल्टन ही डेवलप्ड एन एटॉमिक थ्योरी, इन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी डेवलप की, और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में जो इसके मेन पोस्टुलेट्स हैं इंपॉर्टेंट, उनमें सबसे पहला पॉइंट, ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। हर मटेरियल दुनिया में डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से बना होता है जो प्रॉपर्टीज में डिफरेंट होते हैं। नंबर 2, एन एटम इज इंडिविजिबल, हार्ड, डेंस, फेयर,
नंबर 3, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट दे आर एलाइक। हर लिहाज से वो एक जैसे होते हैं। गोल्ड के एटम अगर होंगे दुनिया में, वो एक जैसे होंगे गोल्ड के, सिल्वर के, आयरन के, तो एक जैसे मैस में हर लिहाज से एक जैसे होंगे। एंड नंबर 4, दे कंबाइन केमिकली इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म कंपाउंड्स। सो दे वर सम बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और इस बेस पे 2 लॉज एक्सप्लेन हुए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। नाउ वी डिस्कस दीज 2 लॉज ब्रीफली। फर्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। इस लॉ को प्रेजेंट किया एंटोने लॉरेंट लिवाइजे, जो एक फ्रांस के केमिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं। 1785 में इन्होंने ये डिस्कवर किया। पेरिस फ्रांस में ये पैदा हुए और वहीं इनकी डेथ हुई। इस लॉ के मुताबिक मैस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। या इसको इस तरह भी स्टेट कर सकते हैं, इन अ केमिकल रिएक्शन मैटर इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। नो, अगर हम इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करें, जैसे अगर हम 1 मोल कार्बन को बर्न करें, कंप्लीटली जलाएं, 1 मोल कार्बन 12 ग्राम और 1 मोल ऑक्सीजन गैस O2 32 ग्राम, तो ऐसे 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। इसको इक्वेशन में यूज इंडिकेट करेंगे। कार्बन का 1 मोल कार्बन जो कि 12 ग्राम है, इसको कंबाइन करेंगे 1 मोल ऑक्सीजन O2 के साथ जो 32 ग्राम है, और जब ये बर्न होगा ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली कार्बन, तो इससे CO2 प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये 44 ग्राम है। अब इसमें जो मैस ऑफ रिएक्टेंट्स होगा कार्बन और ऑक्सीजन O2 का टोटल मैस, वो इक्वल होगा मैस ऑफ प्रोडक्ट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड है इस केस में। सो रिएक्टेंट के मैस टोटल 12 कार्बन के और 32 44 ग्राम्स, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। So mass remain constant. So matter can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction. Total mass constant रहता है, कंजर्व रहता है। सेम अदर रिएक्शन में भी ऐसे होता है। नो, नेक्स्ट लॉ दैट इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसको जोसेफ लुई प्रोस्ट ने, जो ये भी फ्रेंच केमिस्ट हैं, इन्होंने प्रेजेंट किया। और इनका ये जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं, 1794 में प्रेजेंट हुआ। लुई प्रोस्ट, जोसेफ प्रोस्ट। इस लॉ के मुताबिक कोई भी गिवन कंपाउंड, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज हैज द सेम प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय मास। या इसको यूं भी एक्सप्लेन करेंगे, व्हेन 2 or more एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली to form a compound, then they always combine in a fixed ratio by mass. तो उनमें mass ratio fix होती है always। और अगर ये ratio by mass atoms के between change हो जाए तो कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड में देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन में जो mass ratio है वो 3:8 है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड में, कार्बन ऑक्सीजन में mass ratio 3:4 है। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे CO2 में एक कार्बन 12 और O2 32, 12 और 32 में जो मैस रेशो है उसमें सिंपलेस्ट रेशो 4 से डिवाइड, क्योंकि ये दोनों नंबर 4 से डिविजिबल है, तो सिंपलेस्ट रेशो 3:8 है। सेम कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन 12 और O16 में जो सिंपलेस्ट रेशो है वो 3:4 है, और इसमें भी ये 4 से डिविजिबल है, जैसे 3:4 आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में ये रेशो 3:8 है और कार्बन मोनोऑक्साइड में ये 3:4 है। तो ये रेशो चेंज होने से कंपाउंड चेंज हो जाते हैं। सेम आप सोच सकते हैं वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, इसीलिए ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड है। वाटर ड्रिंकेबल है, पोर्टेबल है, लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ब्लीच है, एक पॉइजन है। हालांकि दोनों हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं और दोनों के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट हाइड्रोजन्स के हैं।
सेम पहली एग्जांपल में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज होती है और इसको हम एक्सहेल करते हैं। सो ये प्रॉपर्टीज टोटली चेंज हो जाती हैं अगर ये कंपोजिशन चेंज हो जाए। नेक्स्ट, अबाउट एटम्स। Atoms are considered spherical balls like helium atoms say, so that contain a central portion that is nucleus, and nucleus contain neutrons and protons. Now helium and neon and other noble gases, they have independent existence, they are stable, while some other atoms like hydrogen, nitrogen, oxygen, they do not exist independently. ये एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते, एक्चुअली ये मोलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जो स्टेबल यूनिट होते हैं। हाइड्रोजन H की फॉर्म में नहीं बल्कि H2 में, नाइट्रोजन N में नहीं बल्कि N2 की फॉर्म में, और ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। नो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ये एज ए यूनिट पार्टिसिपेट करता है, और मॉडर्न रिसर्च क्लियरली शो करती है कि एटम में फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हेप्रोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एंड बोसॉन्स, fermions, quarks and many others. More than 100 such particles are thought to exist in an atom. But such particles, they are only the study importance they have in nuclear chemistry and nuclear physics. ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री और न्यूक्लियर फिजिक्स की स्टडी में होते हैं इंपॉर्टेंट। जनरल केमिस्ट्री में 3 पार्टिकल्स फंडामेंटल होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मोस्ट ऑफ द material things, they contain these 3 fundamental particles. So in general chemistry, actually we discuss that atom is only made up of 3 fundamental particles. Fundamental particle of every material, they are electron, proton and neutrons. हाइड्रोजन में प्रोटियम के अलावा बाकी सब में न्यूट्रॉन्स होता है, प्रोटियम में ओनली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। हिस्टोरिकली अगर हम एटम्स की डिस्कवरी को टाइम लाइन में डिस्कस करें तो सबसे पहले डेमोक्रिटस ने आइडिया दिया 400 BC में, कबल मसीह में, जिसमें एटोमॉस से अनकटेबल पार्टिकल ये टर्म डिराइव की गई, जो फर्दर डिवाइड नहीं होते सिंगल एटम। फिर जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, इसमें डिफरेंट मैटर डिफरेंट एलिमेंट के एटम से बना होता है। हर मैटर के अंदर, हर एलिमेंट में एटम डिफरेंट होते हैं, किसी में और टाइप के, से अगर गोल्ड है, कोई और मटेरियल है, किसी और मैटर में, सिल्वर में, किसी और चीज़ में और तरह के एटम्स। एलिमेंट अगर और चेंज होगा तो उसमें और तरह के एटम्स, या फिर और डिफरेंट टाइप के एटम। सो डिफरेंट एलिमेंट को बनाने में एटम भी डिफरेंट होंगे। फिर इसमें यूजेने गोल्डस्टाइन, जिन्होंने कैनाल रेज डिस्कवर की, पॉजिटिव रेज, और इससे हेल्प मिली प्रोटॉन को डिस्कवर करने में। फिर जे थॉमसन, इन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल से एटम के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया और पॉजिटिव स्फीयर में इलेक्ट्रॉन को स्टड प्रेजेंट किया और इसका कंसेप्ट आइडिया दिया। और उसके बाद रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से, और इलेक्ट्रॉन दे वर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। और सबसे मॉडर्न कंसेप्ट नील बोर, इन्होंने आइडिया दिया कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करेंगे और वो फिक्स क्वांटाइज एनर्जी के साथ रिवॉल्व करेंगे। फिर रदरफोर्ड ने 1920 में पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी में कि डिस्चार्ज ट्यूब में जब हाइड्रोजन गैस यूज़ की जाएगी तो वो पॉजिटिव रेज, अगर हाइड्रोजन प्रोटियम गैस है तो पॉजिटिव रेज जो प्रोड्यूस होंगे
तो वो प्रोटॉन्स होंगे, दे स्टार ट्यूब में प्रोटॉन्स. So they contain proton in the nucleus. Every atom they contain proton, and that was actually atomic number later study में. और मॉडर्न कंसेप्ट में अर्नेस्ट श्रोडिंगर इन्होंने वेव इक्वेशन ड्राइव करके 3 डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्क्राइब किया. और जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन डिस्कवर किया, और ये न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल, ये भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट है. तो ये एक टाइमलाइन है एटम्स के बारे में, जो डिफरेंट टाइम के अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट ने इनको डिस्क्राइब किया. नेक्स्ट, एक स्वीडिश केमिस्ट हैं जॉन बेrzelius स्वीडन के. इन्होंने 2 काम किए. एक तो इन्होंने डिटरमाइन किया एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट्स को, एटॉमिक मैसेस ऑफ एलिमेंट्स को, और उनकी जो वैल्यूज थी एटॉमिक मैसेस की, एटॉमिक वेट की टर्म यूज़ की जाती थी उस टाइम पे, तो वो आज की मॉडर्न वैल्यूज एटॉमिक मैसेस के क्लोज हैं. और बेrzelius ने डेवलप किया एक ऐसा सिस्टम जिससे एलिमेंट्स को सिंबल से प्रपोज किया गया. फॉर एग्जांपल, ये यूरोपियन साइंटिस्ट में स्वीडिश केमिस्ट जैकब जोन्स बेrzelius, इन्होंने एक्सेप्ट किया जॉन डाल्टन की एटॉमिक थियरी को, और रिकॉग्नाइज किया कि एक न्यू सिस्टम की ज़रूरत है जो केमिकल सिस्टम प्रपोज किए जाएं. फॉर एग्जांपल से, अगर फर्स्ट लेटर सेम होगा 2 डिफरेंट एलिमेंट्स का, जैसे गोल्ड आयोरम और सिल्वर अर्जेंटम में ए से स्टार्ट होता है, तो इन्होंने प्रपोज किया कि सिंबल्स 2 लेटर्स से, जो 2 प्रोमिनेंट लेटर्स होंगे उनके नेम से ड्राइव होगा. जैसे गोल्ड के लिए AU, A और U आयोरम से, और अर्जेंटम में जो प्रोमिनेंट लेटर्स A और G. केमिस्ट्री में सिंबल्स एलिमेंट्स के इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एलिमेंट्स को डेजिग्नेट करते हैं, और ये सिंबल्स एक्चुअली एटॉमिक स्टेट्स को डेजिग्नेट करते हैं एलिमेंट्स में. ईच सिंबल आल्सो डेजिग्नेट रिप्रेजेंट एटॉमिक स्टेट ऑफ एलिमेंट्स. फॉर एग्जांपल, एल्यूमिनियम, ये एटम को भी रिप्रेजेंट करता है और एल्यूमिनियम एलिमेंट को भी. सिल्वर Ag, सिल्वर का एटम Ag से रिप्रेजेंट होगा. आर्गॉन का Ar से, आर्सेनिक का As से, गोल्ड का Au से, बोरॉन का B से, बेरिलियम का Be से, बेरियम का Ba से, ब्रोमीन का Br से, बिस्मथ का Bi से, कार्बन का C से, कैल्शियम का Ca से, कॉपर का Cu से जो क्यूप्रम से है, क्रोमियम का Cr, कोबाल्ट का CO. फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, सेकंड लेटर स्मॉल लेटर होगा. और सीजियम का Cs, कैडमियम का Cd, डेस्प्रोसियम का Dy, अर्बियम का Er, फ्लोरीन का F, आयरन का Fe जो फेरम से है, फ्रांसियम का Fr जो अल्कलाई मेटल का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जर्मेनियम का Ge जो जर्मनी के नाम पे बेस है, फिर गैलियम Ga, गैडोलिनियम Gd, हाइड्रोजन H, हीलियम का He सिंबल, और ये एटम को भी रिप्रेजेंट करेंगे, मरकरी का Hg जो हाइड्रोजेरियम से है, आयोडीन का I कैपिटल, इरिडियम का Ir जो मेटल है, ट्रांजिशन मेटल, पोटासियम K केलियम से, क्रिप्टॉन Kr, क्रिप्टॉन नोबल गैस है, लिथियम अल्कलाई मेटल का फर्स्ट मेंबर है, लेंथेनम La, मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम Mg, मैग्नीज Mn, मोलिब्डेनम MO, नाइट्रोजन N, सोडियम नाइट्रियम से Na, निकल Ni, नियॉन Ne, ऑक्सीजन O, ऑस्मियम OS, फास्फोरस P, पैलेडियम Pd, प्लेटिनम P,
T, लेड प्लम्बम Pb जो सीसा, रेडियम Ra, रेडॉन Rn, रोडियम RH, सल्फर S और सिलिकॉन Si, स्ट्रोंशियम Sr, सिलीनियम Se, एंटीमनी स्ट्रेबियम Sb, स्टेनम टिन Sn, टाइटेनियम Ti, टेंटिलम Ta, थोरियम Th, यूरेनियम U, विनेडियम V, टंगस्टन वोल्फ्राम W, यट्रियम, जिंक एंड जिरकोनियम Zr। सो जितने भी सिंबल केमिस्ट्री में यूज करते हैं, इन सिंबल्स को एज अल्फ़ाबेट्स केमिकल लैंग्वेज में आप इनको लर्न करें। और कोई भी सिंबल केमिस्ट्री में एटम को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है जो एटॉमिक मैथ से ग्राम एटॉमिक मैथ और मोल कंसेप्ट में इन एटम के मैसेज को यूज करके कैलकुलेशन में यूज की जाएगी। और ये सिंबल्स न्यूट्रल एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल होते हैं। एविडेंस ऑफ एटम में अगर हम थोड़ा डिस्कस करें, बात करें नेक्स्ट, एविडेंस में हम कैसे कह सकते हैं कि एटम मौजूद हैं। एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है कि हम एटम को देख सकें, लेकिन जो नियरेस्ट पॉसिबिलिटी है एटम की स्टडी में वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, क्योंकि क्लियर और एक्यूरेट जो इमेज है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसमें विजिबल लाइट की वेवलेंथ बहुत लॉन्गर है, जिससे आप उस इमेज को स्मॉलर ऑब्जेक्ट के एटम जैसे उनको हम हासिल नहीं कर सकते। ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को मेजर करने में, जिसका साइज ऑब्जेक्ट का कम से कम 500 नैनोमीटर तक या उससे लार्जर साइज हो, उसको मेजर करेगी। और 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के इक्विवेलेंट है। However, objects of the size of an atom can be observed in an electron microscope. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑर्डिनरी विजिबल लाइट की बजाय इलेक्ट्रॉन बीम्स यूज होते हैं, जिनकी वेवलेंथ बहुत शॉर्टर है, जो एक्सरेज में लाई करती है और एटम के साइज के बराबर उसमें उसको यूज किया जाता है। ये एक फोटोग्राफ दिया हुआ है जो ग्रेफाइट का, पीस ऑफ ग्रेफाइट का है, और इसको भी मैग्नीफाई किया गया है 15 मिलियन टाइम्स लार्ज करके। लेकिन 20वीं सेंचुरी में जब एक्सरे डिस्कवर हुई, इसको हेनरी मोज़ले ने डिस्कवर किया एटॉमिक नंबर के साथ, तो एटम्स के डायमीटर को एक्सरेज की हेल्प से मेजर किया गया, जो 1 × 10⁻⁻10 मीटर, जो 0.2 नैनोमीटर के इक्विवेलेंट बनता है। और जो मैसेज थे एटम के वो 10⁻⁻25 से 10⁻⁻27 किलोग्राम की रेंज में कैलकुलेट किए गए। आमतौर पे अक्सर एटॉमिक मैस यूनिट यूज किया जाता है इतने स्मॉल मैस को एक्सप्रेस करने के लिए जो कंपैरेटिव मैस है, और 1 AMU 1 एटॉमिक मैस यूनिट 1.661 10⁻⁻27 किलोग्राम या 1.661 10⁻⁻24 ग्राम के इक्विवेलेंट है। और ये जो 1 AMU है, ये 1/12 मैस है 1 कार्बन 12 एटम के मैस का। इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं हम 9th क्लास के अंदर मोल कंसेप्ट से, अगर हम रिकॉल करें। सो एवोगाड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम जो 6.02 10⁻23 कार्बन एटम्स हैं, ये एक मोल कार्बन है एक्चुअली, और ये 12 ग्राम है, और 12 ग्राम एटॉमिक मैस है। सो एवोगाड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम का मैस अगर 12 ग्राम है, तो 1 कार्बन एटम का मैस क्या होगा, 12 को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, तो ये 1 कार्बन एटम का मैस होगा 1.99 10 × 10⁻23 ग्राम। फिर हम इसका 1/12 मैस करेंगे, क्योंकि कार्बन के एक एटम में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स हैं, तो एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन के मैस के इक्विवेलेंट 12वां हिस्सा बनता है। इसीलिए 1/12 जब इसका लेंगे तो आंसर ये
1.661 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम कैलकुलेट होगा। और अगर इसको हम अगर रिलेट करें इन ग्राम्स को, इनको किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो ये किलोग्राम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको 1000 से फर्दर डिवाइड करेंगे आंसर को, तो हमारा जो आंसर है वो अगेन किलोग्राम में 1.661 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के इक्वलेंट आएगा। सो हम इस तरीके से 1 AMU को इक्वलेंट इतने किलोग्राम या इतने ग्राम्स के प्रूव कर सकते हैं, जो कार्बन के एक एटम का 1/12 मास है। इसी वजह से 1 AMU एक्चुअली इक्वलेंट है मास ऑफ 1 प्रोटॉन या 1 न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के मास के इक्वलेंट है। And at the last, the students can have an idea about the amazingly small size of an atom from the fact that a full stop may have 2 million atoms present in it. मॉडर्न कंसेप्ट में ग्रेफाइट की एक वैरायटी ग्रेफीन के अंदर लेयर्स ऑफ कार्बन एटम को स्टडी किया जाता है। एक्चुअली ये ज़्यादा क्लियर नहीं है। ग्रेफाइट के अंदर, ग्रेफीन के अंदर जो एक क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप है, ग्रेफाइट की एक 2 डायमेंशनल प्रॉपर्टीज़ की लेयर्स हैं। इसमें कार्बन एटम डेंसली पैक्ड होते हैं और एटॉमिक स्केल पे एक चिकन वायर हेक्सागोनल फ्रेमवर्क में पैटर्न बनाते हैं। हर कार्बन एटम के 4 बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड नेबरिंग के साथ, और एक पाई बॉन्ड होता है जो वीक बॉन्ड होता है एक प्लेन के अंदर। ये हेक्सागोनल शीट में लेयर्स होती हैं कार्बन एटम्स की। और ग्रेफीन ग्रेफाइट की इस वैरायटी में सिंगल कार्बन लेयर एटम को स्टडी किया गया है। और इसको अगर आप फर्दर कॉन्सेप्ट्स को, इसको लेयर्स ऑफ एटम को स्टडी और इनकी इंपॉर्टेंस को देखना चाहेंगे तो इसमें आप ये लिंक आखिर पे गिवन है, इसको आप कॉपी करके नोट करके आप गूगल पे सर्च करें तो आपको ग्रेफीन के बारे में एटम्स की लेयर्स और इससे रिलेटेड बहुत सा जो डाटा है उसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आखिर पे लास्ट पे असाइनमेंट आप सबके लिए, जिसमें इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप असाइनमेंट में सॉल्व करें। इनमें नंबर 1, ग्रीक फिलोसफर्स ने जो एटम्स के बारे में आइडिया दिया उसको डिस्कस करें, उनका क्या आइडिया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को स्टेट करें। स्टेटमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है जॉन बेrzelius की केमिस्ट्री में। डिस्कस करें मॉडर्न रिसर्चर्स का एटम के बारे में जो आइडियाज़ हैं उनके मॉडर्न रिसर्च में, और कौन से पार्टिकल हैं एटम्स के जिनका मास 1 AMU के इक्विवेलेंट लिया जाता है। और मेंशन करें साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट जिसको हम ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से मेजर कर सकते हैं, वो वैल्यूज मेंशन करें। और रेंज बताएं मैसेज ऑफ एटम की किलोग्राम यूनिट में। और क्या ऑर्डर होगा डायमीटर ऑफ एटम्स का, किस ऑर्डर में, वैल्यूज बताएं, उनको राइट करें। एंड व्हाट वाज द स्टडी अबाउट कंपाउंड्स इन द लेट 17th सेंचुरी। कंपाउंड्स के बारे में कौन सी क्वांटिटेटिव स्टडी में कंपाउंड्स के बारे में क्या स्टडी किया गया। एंड व्हाट इज द मेन पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। कौन सा मेन पोस्टुलेट है। इस असाइनमेंट को सॉल्व करें इस लेक्चर को फोकस करके। तो ये आज का हमारा लेक्चर और डिस्कशन एटम्स और एविडेंस ऑफ एटम के बारे में। नेक्स्ट हम आयंस की बात करेंगे, क्योंकि एटम्स जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेंगे तो उनमें चार्ज पार्टिकल्स कैसे जनरेट होते हैं, वो कितने हेल्पफुल होते हैं। तो एटम्स के लिए सिंबल्स, मैक्सिमम सिंबल्स आप इनको स्टडी करें और इनको मेमोराइज करें। अल्लाह हाफिज़।